सो ये यूनिटी पावर फैक्टर का केस है जिसमें देखो रोटर का नॉर्थ इस पोजीशन पे है, तो रोटर का फ्लक्स ऊपर है जबकि स्टेटर का फ्लक्स इधर है, ठीक है। अब इस पोजीशन में क्या होगा, करंट इंड्यूस होगा स्टेटर में, ठीक है, और करंट इंड्यूस होने के साथ आर्मेचर रिएक्शन फ्लक्स आएगा, ठीक है, सेम स्टेटर का जो फ्लक्स है वही, ठीक है। अब आर्मेचर रिएक्शन फ्लक्स ये है और मेन फ्लक्स ये है, ठीक है। तो आर्मेचर रिएक्शन फ्लक्स क्या करेगा, इस समय ओनली क्रॉस मैग्नेटाइजिंग इफेक्ट होता है। तो कहने का मतलब जो रिजल्टेंट फ्लक्स होगा तुम्हारा कोर में, वो उसका मैग्नीट्यूड सेम होगा विद मतलब एफ के बराबर होगा, लेकिन थोड़ा सा एंगल इधर है, ठीक ना। तो ये जो एंगल है ना, इसी को बोलते हैं लोड एंगल, ठीक है। अब इसके बाद सुनो, अब इसके बाद होता क्या है, चूँकि यूनिटी पावर फैक्टर लोड है तो सिर्फ ये करंट जब ड्रॉ करेगा, ठीक है, तो जितना करंट ड्रॉ करेगा उसके रिस्पेक्ट में ये जो एफ का जो मैग्नीट्यूड है वो बढ़ेगा और घटेगा, ठीक ना। मान लो एकदम फुल करंट ड्रॉ कर रहा है तो ये बढ़ जाएगा, बढ़ने से क्या होगा, ये जो रिजल्टेंट फ्लक्स है वो और इधर शिफ्ट होने लगेगा, मतलब क्रॉस मैग्नेटाइजिंग इफेक्ट और ज़्यादा होगा, ठीक ना। और मान लो करंट अगर कम ड्रॉ कर रहा है लोड, तो ये क्या होगा, और शॉर्ट होगा, छोटा होगा। छोटा होने से क्या होगा कि ये जो रिजल्टेंट फ्लक्स है ये टुवार्ड्स एफ घूमने लगेगा, मतलब लोड एंगल, ये जो लोड एंगल है ये घटेगा, ठीक ना। मतलब करंट के बढ़ने से लोड एंगल बढ़ता है, करंट के घटने से लोड एंगल घटता है। अब यही चीज़ सर बताएंगे। कितना, तो आपने बोला सर मैक्सिमम आउटपुट पावर जो हमारा है वो कितना है, इस पर्टिकुलर एक्साइटेशन पे जो मैक्सिमम आउटपुट पावर है वो होगा VEF बाय XS, क्योंकि डेल्टा मैंने क्या ले लिया 90। आपने बोला सर ये जो कर्व है हमारे पास उसको मैं किससे दिखा देता हूँ, इस कर्व को मैं एक्साइटेशन वोल्टेज EF1 से दिखा देता हूँ। तो आपने बोला सर ये हमारे पास पावर एंगल कर्व, इसका मतलब क्या हुआ, इस समय अगर हम बात करें किसी मैकेनिकल लोडिंग पे, अब मैकेनिकल लोडिंग कितनी है उसके हिसाब से ये निर्भर करेगा, ठीक है ना। आपने बोला सर मैकेनिकल लोडिंग से क्या मतलब, एक्चुअल में क्या है कि हम इलेक्ट्रिकली जितना भी हम लोड लगाएंगे वो बेसिकली क्या करेगा, वो इस नॉर्थ और साउथ को स्ट्रॉन्ग करेगा। आपने बोला सर ना अगर ज्यादा बहुत ज्यादा लोड लगेगा तो ये जो नॉर्थ और साउथ है वो बहुत स्ट्रांग होगा, क्यों, क्योंकि सर आईए का मैग्नीट्यूड जितना ज्यादा लोड लगेगा। आपने बोला सर लोड लगने से आईए का मैग्नीट्यूड ज्यादा, हाँ जी बेटा, क्यों, क्योंकि यहाँ का वोल्टेज आपका V है, आप जितना ज्यादा लोड लगाओगे, लोड हमेशा पैरेलल में लगाओगे, इंपीडेंस उतना ही कम होता जाएगा, करंट उतनी ही राइज करती जाएगी। तो मैंने आपसे ये कहा कि मान लीजिए आपने बहुत ज्यादा, बहुत अभी मान लेते हैं लाइट लोड है, अगर लाइट लोड है तो आईए की वैल्यू कम होगी, आईए की वैल्यू कम होगी तो नॉर्थ और साउथ कम स्ट्रांग होगा, और नॉर्थ और साउथ कम स्ट्रांग होगा तो आप बोलोगे सर इस समय जो हमारा रिजल्टेंट मैग्नीट्यूड आएगा वो ये छोटा होगा, और जब ये छोटा होगा तो ये एंगल डेल्टा भी छोटा आएगा, ठीक है ना। अब मैं यहाँ पे ये एंगल डेल्टा दिखा देता हूँ, अभी प्रेजेंट लोडिंग में मैं ये एंगल डेल्टा दिखा देता हूँ। आपने बोला सर प्रेजेंट इलेक्ट्रिकल आउटपुट जो है वो एक्साइटेशन EF1 के साथ प्रेजेंट इलेक्ट्रिकल आउटपुट जो है वो Pout1 है, किस एंगल पे चल रही मशीन, डेल्टा 1 पे चल रही मशीन, ओके। अब आपने कहा सर मैं लोड को बढ़ा रहा हूं, लोड को बढ़ा रहा हूं मतलब आईए बढ़ रही है, आईए बढ़ रही मतलब ये नॉर्थ और साउथ और स्ट्रांग हो रहा, नॉर्थ और साउथ और स्ट्रांग हो रहा है, इसका मतलब ये FAR और राइज कर रहा, बहुत ध्यान से सुनिएगा, FAR राइज कर रहा, क्यों राइज कर रहा, क्योंकि नॉर्थ और साउथ स्ट्रांग हो रहा, FAR राइज कर रहा है, इसका मतलब हुआ कि इन दोनों का रिजल्टेंट जो होगा वो अब कहां जाएगा। आपने बोला सर इनका रिजल्टेंट शिफ्ट हो रहा, मतलब ये लोड एंगल डेल्टा जो है वो बढ़ रहा, लोड एंगल डेल्टा क्या हो रहा, बढ़ रहा। सेम एक्साइटेशन पे मैंने लोड को राइज किया, लोड को राइज करने से क्या राइज हो रहा है, आपने बोला सर आईए राइज हो रहा, तो क्या राइज हो रहा, लोड एंगल डेल्टा जो पहले डेल्टा 1 हुआ करता था वो अब कहां पहुंच गया, आपने कहा सर डेल्टा 2। सो लोड एंगल राइज कर रहे हैं, तो अब जो आपकी आउटपुट पावर है वो बढ़े हुए लोड एंगल डेल्टा 2 पे आपकी आउटपुट पावर कितनी है, आपने बोला सर Pout2 है। और बढ़ा दीजिए, आपने कहा सर आर्मेचर करंट और बढ़ा देते हैं, बहुत हैवी कर देते हैं, तो आर्मेचर करंट और ज्यादा बढ़ा देंगे तो FAR और बड़ा हो जाएगा, तो FAR और FF का जो रिजल्टेंट होगा वो और ज्यादा क्या हो गया, शिफ्ट हो गया। आपने कहा सर लोड एंगल अब कितना हो गया, आपने कहा लोड एंगल अब डेल्टा 3 हो गया और बढ़ गया, यानी अब आपने कहा सर यस हम इस बात को समझ पा रहे हैं कि लोड एंगल हमारा राइज होता जा रहा है, लोड एंगल हमारा राइज होता जा रहा है जैसे जैसे हम लोडिंग को क्या करते जा रहे हैं,
बढ़ाते जा रहे हैं, क्योंकि हम लोडिंग यानी आउटपुट पावर ज्यादा चाहिए, तो जाहिर सी बात है इनपुट पावर जो डेवलप पावर होगी वो भी क्या हो रही होगी, बढ़ रही होगी। ओके, आपने बोला सर मैक्सिमम कितना बढ़ा सकते हैं, मैक्सिमम अप टू डेल्टा इज इक्वल टू 90 बढ़ा सकते हैं, क्योंकि इसके ऊपर अगर आपने बढ़ाने की कोशिश करी तो क्या होगा, इसके ऊपर अगर आपने बढ़ाने की कोशिश करी तो जो ये मैग्नेटिकली आप बोल रहे थे ना कि जो नॉर्थ और साउथ, स्टेटर का नॉर्थ और रोटर का साउथ जो आपको दिखाई दे रहा था, उनके बीच की लॉकिंग क्या हो सकती है, टूट सकती है। तो अगर आप इसके ऊपर जाओगे ना और ज्यादा पावर की डिमांड होगी यानी लोड एंगल बढ़ेगा तो फटाक से आपका क्या हो जाएगा, डाउन होता चला जाएगा। आपने कहा सर इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये हुआ कि मान लीजिए एफएआर की वैल्यू में और बढ़ा देता हूं, एफएआर की वैल्यू इतनी बढ़ा देता हूं कि लोड एंगल डेल्टा से बड़ा हो जाए। लोड एंगल डेल्टा से बड़ा होने के बाद उस समय जो आपका फ्लक्स आ रहा है वो उतना फ्लक्स आपका आपने उस समय जो आपको नॉर्थ और साउथ के बीच का जो अट्रैक्शन है वो आपने कहा सर ये इतना दूर हो गया कि अब आपका क्या हो गया, रिजल्टेंट जो फील्ड है वो आपकी कहीं यहां और यहां आ गई, तो आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पुल जो है वो अब वीक हो गया, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पुल अगर वीक हो गया तो मशीन आपकी डीसिंक्रोनाइज होने की संभावना है। आगे बात करूंगा स्टेबिलिटी में इसके बारे में और डिटेल में, यहां पे मैं सिर्फ आपको लोड एंगल का बढ़ना समझाना चाहता था विद राइज इन लोड करंट। ओके, आई एम होपिंग कि ये बात आपको अच्छे से समझ में आई होगी। अब एक बात और सुनिए, मान लीजिए कि आप इतना ही रखते, आपने आउटपुट जो रखना था वो पी आउटपुट 2 ही रखना था, लेकिन आप एक्साइटेशन को घटाते या बढ़ाना चाहते थे। अगर आप एक्साइटेशन को घटाते तो VEF बाय एक्सेस साइन डेल्टा पे फर्क पड़ता। अगर मैं एक्साइटेशन को घटा देता, मान लीजिए EF2 की जगह EF1 की जगह EF2 कर लेता। आप बोले सर एक्साइटेशन को कैसे घटाएंगे, तो बेटा EF क्या है, EF है √2 पाई f TPH KC into KD। अब आपने कहा सर यहाँ पर ये जो फाई है वो किस पर निर्भर करता है, रोटर के MMF का, रोटर का MMF रोटर की करंट पे, यानी EF किसके प्रोपोर्शनल है, फ्लक्स फाई के, फ्लक्स फाई किसके प्रोपोर्शनल है, रोटर MMF के, और रोटर MMF किसके प्रोपोर्शनल है, रोटर करंट के। तो अगर तुमने बस रोटर की करंट यानी फील्ड करंट को बढ़ा दिया ना तो तुम क्या कर लोगे, EF को बढ़ा सकते हो। तुमने फील्ड करंट को घटा दिया तो EF को घटा दो। सो तुमने क्या किया सर, हमने फील्ड करंट को वीक किया, फील्ड करंट को वीक करने से EF छोटा हुआ। EF छोटा होने का मतलब क्या हुआ, अभी देखो ना, अभी रिजल्टेंट तुम्हारा ये था इतने ही आर्मेचर पे, अभी EF की वैल्यू अगर कम होती तो लोड एंगल पे असर पड़ता और लोड एंगल क्या हो जाता, बढ़ जाता। तो तुमने कहा सर लोड एंगल क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। उसी आउटपुट पावर के लिए पहले मशीन जो डेल्टा 2 पे चल रही थी वो मशीन अब कहां जाके चलना स्टार्ट कर दी थी, तो तुम कहते डेल्टा 2 डैश पर चल रही होती, यानी हमारा क्या बढ़ गया, लोड एंगल बढ़ गया। एक्साइटेशन को कम किया, सेम अमाउंट ऑफ पावर पे लोड एंगल क्या हुआ, बढ़ गया। और आपने कहा सर अगर हम एक्साइटेशन बढ़ा देते हैं तो एक्साइटेशन बढ़ाने का क्या असर देखने को मिलेगा। अगर हम एक्साइटेशन बढ़ा देते, मान लीजिए एक्साइटेशन को बढ़ा के हम कर देते EF3, ये हमने कर दिया EF3, जहां EF3 बड़ा है EF1 से और EF2 छोटा था EF1 से। ओके, सो आपने कहा सर अगर हम एक्साइटेशन को बढ़ा देते हैं सेम आउटपुट पावर पे, तो अगर हम एक्साइटेशन को बढ़ा देते तो इससे और बड़ा हो जाता, इससे और बड़ा हो जाता, तो तुम ध्यान से देखो तो ये लोड एंगल और क्या होता, छोटा हो जाता। तो तुम कहते सर यहां से हम कह सकते हैं लोड एंगल जो है ना वो डेल्टा 2 की जगह डेल्टा 2 डबल डैश पे आ जाता। यानी एक्साइटेशन को बढ़ाने या घटाने का असर हमारे किस चीज पर पड़ रहा है, आपने बोला सर एक्साइटेशन को बढ़ाने या घटाने का असर लोड एंगल पे पड़ रहा है। क्या पावर पे भी पड़ रहा है, हाँ जी मैक्सिमम पावर पे पड़ रहा है, लेकिन जितनी पावर आउटपुट है उस सेम आउटपुट पावर पे हम ये देख पा रहे हैं कि लोड एंगल बदल रहा है विद अ चेंज इन एक्साइटेशन। एक्साइटेशन का मतलब विद अ चेंज इन EF चेंज का मतलब फाई रोटर MMF रोटर करंट, यानी सिर्फ रोटर की करंट को बढ़ाने या घटाने का असर जो हमारे पावर एंगल कर्व पे एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ पावर को सप्लाई करने के लिए पड़ रहा है वो हम यहां पर देख पा रहे हैं कि ओवर एक्साइटेड, यानी अगर मान लीजिए ये आपका यूनिटी पावर फैक्टर पे था, आपने ओवर एक्साइटेशन में ले गए तो ओवर एक्साइटेशन में चीजें बदलेंगी, अंडर एक्साइटेशन में ले आए तो चीजें बदलेंगी, लोड एंगल बदलेगा। ओवर एक्साइटेशन में लोड एंगल छोटा होगा, अंडर एक्साइटेशन में लोड एंगल बड़ा होगा। हमेशा याद रखिएगा स्टेबिलिटी लिमिट जो होती है वो लोड एंगल की 90 डिग्री होती है। मैं बात करूंगा क्यों होती है। स्टेबिलिटी लिमिट जो होती है वो लोड एंगल 90 डिग्री की होती है, ठीक है। सो इसका मतलब ये हुआ कि जितना इससे छोटे लोड एंगल पे चलेगा मशीन हमारा उतना ज्यादा स्टेबल होगा। ओके, अब आपने कहा सर इसका मतलब ये हुआ कि मशीन नो लोड पे सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। हाँ जी बिल्कुल सही बात है, नो लोड पे मशीन हाईली स्टेबल होगा क्योंकि मैग्नेटिकली नॉर्थ और स्टेटर का नॉर्थ और रिजल्टेंट फील्ड दोनों एक ही पे लाई कर रहे होंगे, है ना। आपने कहा नो लोड पे नॉर्थ और साउथ होगा ही नहीं, बिल्कुल नहीं होगा, सिर्फ एक फील्ड होगी। हाँ जी बिल्कुल ठीक है। आपने कहा सर अगर हम बात करते हैं ना लोड बढ़ाते जाएंगे, लोड एंगल अगर बढ़ाते जाते हैं तो मैक्सिमम 90 तक सिस्टम स्टेबल होगा, इससे ज्यादा लोड एंगल बढ़ने पे मशीन हमारा अनस्टेबल हो जाएगा। स्टेबिलिटी लिमिट हमारी इतनी है और स्टेबिलिटी लिमिट को देखा जाए तो अंडर एक्साइटेड वाला लेस स्टेबल है कंपेयर टू ओवर एक्साइटेड। अगर दो कंपैरेटिव रिलेटिव स्टेबिलिटी की बात की जाए तो ओवर एक्साइटेड वाला जो होगा वो छोटे लोड एंगल पे चल रहा होगा, यानी ज्यादा स्टेबल होगा अंडर एक्साइटेड के कंपैरेटिवली। तो हमेशा याद रखिएगा ओवर एक्साइटेड जनरेटर्स आर मोर स्टेबल कंपेयर टू अंडर एक्साइटेड जनरेटर्स। ओके, ये हमारे पास एक्टिव पावर फ्लो को मैंने दिखाने की कोशिश की थ्रू द हेल्प ऑफ पावर एंगल कर्व। आई एम होपिंग कि आपको समझ में आया होगा। ओके, जरा रिएक्टिव पावर को देखिएगा। रिएक्टिव पावर आउटपुट पावर हमारी आ रही थी, हाँ जी, VEF बाय एक्सेस कॉस डेल्टा माइनस V स्क्वायर बाय एक्सेस ऑन नेग्लेक्टिंग आर्मेचर रेजिस्टेंस। ओके,
सो आपने बोला सर रिएक्टिव पावर फ्लो को अगर हम समझना चाहते हैं तो रिएक्टिव पावर फ्लो को इफेक्ट कौन करेगा, लोड एंगल डेल्टा इफेक्ट कर रहा है, ध्यान से देखिएगा, और एक्साइटेशन वोल्टेज ईएफ इफेक्ट करेगा। सो जनरली हम लोग क्या करते हैं, एक्साइटेशन वोल्टेज को कंट्रोल करते हैं इन ऑर्डर टू कंट्रोल द रिएक्टिव पावर, और हम एक्टिव पावर को कंट्रोल करने के लिए मैकेनिकल इनपुट टू द टरबाइन राइज करते हैं। सो V बाय एक्सेस अगर हम कॉमन निकाल लें तो ये हो जाएगा EF cos डेल्टा माइनस B। ओके, नाउ प्लीज ऑब्जर्व, राइज करते हैं। सो V बाय एक्सेस अगर हम कॉमन निकाल लें तो ये हो जाएगा EF cos डेल्टा माइनस B। ओके, नाउ प्लीज ऑब्जर्व, आपने बोला सर यहाँ पर जो EF है वो क्या है, EF है वो क्या है, आपने बोला सर EF जो है वो प्रोपोर्शनल होगा फ्लक्स फाई के, जो कि प्रोपोर्शनल होगा रोटर MMF के, और रोटर MMF इज प्रोपोर्शनल टू रोटर करंट। रोटर करंट को हम क्या बोलते हैं, फील्ड करंट। तो अगर हमने फील्ड करंट को बढ़ाया या घटाया तो हम क्या बढ़ाया घटा सकते हैं, एक्साइटेशन वोल्टेज EF बढ़ाया घटा सकते हैं। आपने बोला सर अगर हम एक्साइटेशन वोल्टेज EF को इतना कर लें कि वो V के बराबर हो जाए, तो ध्यान दीजिएगा, इफ EF cos delta is made to be equals to V by changing the value of EF, यानी आपने उसी एक्टिव पावर को डिलीवर करते हुए EF cos डेल्टा को चेंज किया। EF cos डेल्टा को आपने कैसे चेंज किया, आपने बोला सर हमने EF की वैल्यू को बढ़ाया और इतना बढ़ाया कि वो V के बराबर हो जाए। ओके, तो EF cos डेल्टा अगर V के बराबर हो जाता है तो आउटपुट रिएक्टिव पावर हमें क्या देखने को मिलेगा, आपने बोला सर ये 0 हो जाएगा, यानी आउटपुट रिएक्टिव पावर 0 हो जाएगा। रिएक्टिव आउटपुट पावर सप्लाइड बाय द जनरेटर इज 0, इट मींस जनरेटर टर्मिनल्स आर फीडिंग अ यूनिटी पावर फैक्टर loop, or you can say generator terminals are operating at unity power factor। So आप कह सकते हो सर इसका मतलब ये हुआ कि आउटपुट रिएक्टिव पावर 0 है, so generator is operating at unity power factor and said to be इधर लिख देता हूं क्योंकि कैमरे से बाहर चला जाएगा, and said to be normally excited। सो आपने बोला सर इस समय जनरेटर कहां चल रहा है, यूनिटी पावर फैक्टर पे, इस समय जनरेटर कहलाएगा नॉर्मली एक्साइटेड। ओके, यानी एक्साइटेशन इतना है जितना कि EF cos डेल्टा V के वैल्यू के बराबर। अब मान लीजिए मैं EF cos डेल्टा को, जैसा हमने अभी फेजर डायग्राम में देखा था, हम EF cos डेल्टा को कम कर लें V से। कैसे कम करेंगे बेटा, आपने बोला सर बहुत आसान है, रोटर की करंट को कम करता जाऊंगा, ये एक्साइटेशन वोल्टेज कम होता जाएगा, और EF cos डेल्टा जैसे ही V से छोटा होगा आउटपुट रिएक्टिव पावर क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। नेगेटिव का मतलब समझते हो, यानी रिएक्टिव पावर देने की जगह ये क्या करेगा, लेने लग जाएगा। अगर ये रिएक्टिव पावर लेने लग गया तो इसका मतलब जनरेटर किस पर चल रहा है, जनरेटर इज ऑपरेटिंग एट लीडिंग पावर फैक्टर लोड, है ना। क्यों भाई, क्योंकि सर जब ये रिएक्टिव पावर लेने लग गया तो ये किस कंपोनेंट की तरह एक्ट करने लग गया, जनरेटर खुद इंडक्टर की तरह काम कर रहा है और वो सप्लाई से रिएक्टिव पावर लेने लग गया। सो जनरेटर इज ऑपरेटिंग एट लीडिंग पावर फैक्टर, जनरेटर इज ऑपरेटिंग एट लीडिंग पावर फैक्टर। क्यों मैंने कहा, क्योंकि जनरेटर के जो टर्मिनल्स हैं उस पर जो लोड लगा होगा वो कैपेसिटिव लोड लगा, तभी तो वो जनरेटर क्या कर रहा है, रिएक्टिव पावर ले रहा है। सो जनरेटर इज ऑपरेटिंग एट लीडिंग पावर फैक्टर एंड सेड टू बी अंडर एक्साइटेड। तो आप इस केस में कह सकते हो सर कि अंडर एक्साइटेड जनरेटर विल ऑलवेज टेक रिएक्टिव पावर एंड अंडर एक्साइटेड जनरेटर विल ऑपरेट एट लीडिंग पावर फैक्टर लोड। ओके, नाउ फर्दर ऑब्जर्व, अगर यही मैं केस नंबर 3 में बांट देता हूं, इफ EF cos डेल्टा इज ग्रेटर देन V, अगर मान लीजिए ये हमने एक्साइटेशन वोल्टेज बढ़ाया और बढ़ाते बढ़ाते इतना बढ़ाया कि EF cos डेल्टा V से बड़ा हो जाए, तो आपका आउटपुट रिएक्टिव पावर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। जितना बड़ा आप रखोगे उतना ज्यादा, इसका मतलब रिएक्टिव जितना ज्यादा मशीन ओवर एक्साइटेड होगी उतना ज्यादा वो रिएक्टिव पावर देगी। मेरी बात को समझिएगा, विद अ कांस्टेंट एक्टिव पावर जनरेटर में जितना ज्यादा आप एक्साइटेशन वोल्टेज बढ़ाओगे वो उतना ज्यादा रिएक्टिव पावर देगी। जितना ज्यादा एक्साइटेशन वोल्टेज बढ़ाओगे मतलब जितना ज्यादा रोटर करंट बढ़ाओगे। इसलिए जनरेटर पे अगर रिएक्टिव पावर की डिमांड बहुत ज्यादा होता है तो रोटर की करंट को हमें बढ़ाना पड़ता है ज्यादा वैल्यू, और इसकी वजह से रोटर गर्म होने लगता है। इसीलिए जितने भी हमारे जनरेटर्स हैं हम प्रयास ये करते हैं कि उन्हें हम कम से कम ओवर एक्साइटेड रखें, थोड़ा बहुत ओवर एक्साइटेड रखें, क्योंकि बहुत ज्यादा ओवर एक्साइटेड करने पे रिएक्टिव पावर की डिमांड तो पूरी करेगा लेकिन उसके कॉस्ट क्या होगा, रोटर गर्म होने लगेगा। और अगर आप रोटर की हीटिंग लिमिट को पिक्चर में लेंगे तो आप बोलेंगे सर मैक्सिमम जितना रिएक्टिव पावर जनरेटर दे सकता है उससे ज्यादा आप फर्दर रोटर करंट बढ़ा नहीं पाएंगे। तो फर्दर रिएक्टिव पावर बढ़ाने के लिए अगर आपने रिएक्टिव पावर बढ़ाना चाहते हो तो एक्टिव पावर को डाउन करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप एक्टिव पावर को कांस्टेंट रखते हुए रिएक्टिव पावर को बढ़ाना चाहते हो तो आप EF बढ़ाएंगे तो रोटर करंट बढ़ाते चले जाओ। आपने कहा सर इस केस में जनरेटर रिएक्टिव पावर दे रहा है, यानी लोड किस नेचर का हम मान सकते हैं, आप बोलोगे सर इंडक्टिव, यानी जनरेटर इज ऑपरेटिंग एट लैगिंग पावर फैक्टर लोड। बेटा देख रहे हो इंडक्टर और कैपेसिटर के बिल्कुल उल्टा चल रहा है। क्यों? क्योंकि इंडक्टर और कैपेसिटर पैसिव एलिमेंट है, वो लेते हैं रिएक्टिव पावर, यहाँ पे ये देने की बात हो रही है, इसलिए ये उल्टा बिहेवियर शो करता हुआ नजर आ रहा है। आपने बोला सर आउटपुट पावर रिएक्टिव पॉजिटिव होने का मतलब हुआ जनरेटर इज ऑपरेटिंग एट लैगिंग पावर फैक्टर एंड सेड टू बी, इसको हम क्या बोलेंगे, एंड सेड टू बी, हाँ जी बेटा, ओवर एक्साइटेड। सो ओवर एक्साइटेड जनरेटर विल ऑलवेज ऑपरेट एट लैगिंग पावर फैक्टर, अंडर एक्साइटेड जनरेटर विल ऑलवेज ऑपरेट एट लीडिंग पावर फैक्टर। ओके, यहां से हमने ये समझा कि हाँ जी सर
just by controlling the rotor current, we can control the reactive power flow from the alternator onto the transmission line. यानी आप एक्साइटेशन को कंट्रोल करके रिएक्टिव पावर फ्लो को कंट्रोल कर सकते हो और साथ में आप टरबाइन के इनपुट यानी मैकेनिकल इनपुट को कंट्रोल करके लोडिंग को कंट्रोल कर सकते हो यानी एक्टिव पावर को। तो एक्टिव पावर को कंट्रोल करने के लिए हमेशा फ्यूल इनपुट का सहारा लिया जाता है और रिएक्टिव पावर को कंट्रोल करने के लिए हमेशा हम सहारा लेते हैं, हाँ जी बेटा, हमेशा हम सहारा लेते हैं दैट इज रिएक्टिव पावर को कंट्रोल करने के लिए हम सहारा लेते हैं रोटर करंट का, दैट इज फ्यूल एक्साइटेशन का। ओके, सो ये हमारे पास था रिएक्टिव पावर फ्लो पे बेस्ड एक छोटा सा कंपोनेंट। मैं बात करूंगा कि व्हेन द जनरेटर इज कनेक्टेड टू अ इनफाइनाइट बस, बट उससे पहले मैं एक दो न्यूमेरिकल पे बात करना चाहूंगा। तो आइए पहले न्यूमेरिकल्स पे